सभी उपस्थित प्रतिभागियों को सायंकाल का सादर नमन। सुसंध्या। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वेबिनार में आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम कॉलेज के एनएसएस एवं उन्नत भारत अभियान विभाग का सहयोगी उत्पादन है। हमारे मध्य हैं प्रतिष्ठित अतिथि माननीय अरुंधति नीलकंठ कावड़कर जी, डॉक्टर सुभाष शर्मा जी एवं श्री दयानिधि जी, प्रोफेसर संजय कौशिक जी और प्रोफेसर गुरदीप शर्मा जी। प्रमुख वक्ता माननीय अरुंधति कावड़कर जी, एमएससी फिजिक्स, बीए फिलॉसफी, बीएड, महाराष्ट्र के सन्मित्र सैनिकी विद्यालय में गत 24 वर्षों से अध्यापिका हैं। आप भारतीय शिक्षा मंडल में अखिल भारतीय महिमा प्रकल्प की सह प्रमुख हैं और मध्य क्षेत्र की पलक अधिकारी हैं। सन्मित्र वाचनालय की उपाध्यक्षा आकाशवाणी चंद्रपुर में आपने नैमित्तिक उद्घोषिका के रूप में कार्य किया है। आपके ज्ञानात्मक व्याख्यान नागपुर और चंद्रपुर रेडियो केंद्र से प्रसारित होते हैं। आपके असंख्य लेख वर्तमान पत्र एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आदरणीय अरुंधति कावड़कर जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे दूसरे प्रतिष्ठित वक्ता डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, प्रशिक्षित अर्थशास्त्री, विभिन्न शैक्षिक एवं सामाजिक समितियों में संलग्न हैं। आप पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के साथी हैं, थिंक टैंक CEPR के फाउंडर डायरेक्टर हैं और भारत सरकार की मिनी रत्ना कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। आदरणीय डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, आपका इस वेबिनार में स्वागत है। मैं आदरणीय दयानिधि जी, संगठन मंत्री, भारतीय शिक्षा मंडल का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे मध्य वरिष्ठ प्रोफेसर संजय कौशिक जी, पंजाब विश्वविद्यालय UBS विभाग के भी मौजूद हैं। आप पंजाब विश्वविद्यालय में डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे मध्य मौजूद हैं प्रोफेसर गुरदीप शर्मा जी, जो सीनियर साथी पंजाब विश्वविद्यालय हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह कार्यक्रम हमारी प्रधानाचार्य डॉक्टर निशा भार्गवा जी के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। डॉक्टर निशा भार्गवा जी विभिन्न महत्वपूर्ण प्राधिकारियों की सदस्य हैं, जिनमें प्रमुख हैं पंजाब विश्वविद्यालय सेनेट चंडीगढ़, NAAC पीयर टीम एवं स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। आप ऊर्जा अर्थशास्त्र की विशेषज्ञ, आपकी निपुणता एवं कुशलता हमारे कॉलेज को शैक्षिक संबंधित विषयों में तेज गति से अग्रसर कर रही हैं। सभी का पुनः स्वागत करते हुए मैं हमारी प्रधानाचार्य डॉक्टर निशा भार्गवा जी से निवेदन करती हूँ कि सभी उत्कृष्ट अतिथियों का इस वेबिनार में औपचारिक स्वागत करें और आज के वेबिनार के विषय में कुछ विवरण दें। धन्यवाद पंडिता जी। हमारी आज की मुख्य वक्ता आदरणीय अरुंधति कावड़कर जी, डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, श्री दयानिधि जी, डॉक्टर गुरदीप शर्मा जी, प्रोफेसर संजय कौशिक जी, अन्य अतिथिगण डॉक्टर पूर्णिमा भंडारी जी, श्रीमती पल्लवी रानी जी और डॉक्टर गुंजन जी, स्टाफ के अन्य सदस्य तथा प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सबका इस वेबिनार पर स्वागत करती हूं, जो कि नई शिक्षा नीति के ऊपर विचार विमर्श के लिए आयोजित किया गया है। मैं आज के अतिथियों को ये बताना चाहूंगी कि ये संस्था जस्टिस मेहरचंद महाजन की स्मृति में वर्ष 1968 में स्थापित की गई थी
जस्टिस मेहरचंद महाजन भारत के तृतीय मुख्य न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व वे जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। वर्तमान समय में ये संस्था डीएवी कॉलेज प्रबंधक समिति के तत्वाधान में हमारे आदरणीय प्रधान जी डॉक्टर पूनम सूरी जी के छत्र छाया में एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में कार्य कर रही है। हम सब इस बात से परिचित ही हैं कि भारत प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है और इसमें नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिनमें विश्व भर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। इसके अतिरिक्त भारत की गुरुकुल प्रणाली भी प्राचीन काल से चली आ रही थी, किंतु मध्यकालीन भारत में अन्य क्षेत्रों के साथ साथ भारत की शिक्षा प्रणाली का भी ह्रास हुआ और ब्रिटिश काल में जो शिक्षा प्रणाली अस्तित्व में आई उसने पुरातन भारतीय शिक्षा का स्वरूप पूरी तरह से बदल दिया और स्वतंत्रता के बाद भारत की शिक्षा नीति में हालांकि परिवर्तन हुआ, लेकिन अभी तक भी ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का प्रभाव हमारी शिक्षा पद्धति पर स्पष्ट है, जिसका मुख्य दोष ये है कि ये डिग्री तो देती है, लेकिन रोजगार उपलब्ध करवाने और कौशल निर्माण में ये काफी क्षीण है। तथापि लंबे समय से इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव हो रही थी, इसलिए नई शिक्षा नीति निश्चय ही एक उत्तम पहल है। इस नीति के निर्माण से पूर्व राष्ट्रीय स्तर पर काफी विचार विमर्श किया गया था और सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे। इसका परिणाम एक प्रभावशाली नीति बनी, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में समकालीन प्रवृत्तियों को समाहित किया जाए और साथ ही इसमें भारतीयता के उत्तम गुणों का भी समावेश हो। इस नीति में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, सीमा रहित साक्षरता और उनकी समृद्धि के लिए ऐसा प्रयत्न किया गया है जिससे न केवल मानवीय और नैतिक मूल्यों का विकास होगा, बल्कि जीवन कौशल की तकनीकों के साथ साथ गुणवत्ता, न्यायपूर्ण एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करने पर भी बल दिया जाएगा। इस नीति की सबसे विलक्षण बात यह है कि ये विभिन्नता में एकता को प्रोत्साहित करती है, जो कि भारतवर्ष की एक मुख्य विशेषता है। हम आशा करते हैं कि ये नीति नव भारत निर्माण का मील पत्थर सिद्ध होगी और अपने भव्य अतीत को आत्मसात करते हुए ये देश पुनः विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर होगा। इस अवसर पर मैं अपने कॉलेज की एनएसएस कमेटी और उन्नत भारत अभियान कमेटी के द्वारा किए जा रहे श्रेष्ठ कार्य की सराहना अवश्य करूंगी। ये दोनों कमेटियां सारा वर्ष अपने अपने कार्यों में संलग्न रहती हैं। एनएसएस कमेटी अब तक 8 गांवों में काम कर चुकी है पिछले 2 साल में और उन्नत भारत अभियान कमेटी भी 5 गांवों में काम कर रही है। इन दोनों समितियों ने सदा ही संस्था का गौरव बढ़ाया है और इनके अथक प्रयासों से हमें बहुत बार राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2018 में स्वच्छ भारत अभियान में कॉलेज को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से रेजिडेंशियल कॉलेज कैटेगरी में देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला। इसी प्रकार वर्ष 2019 में सिटीजन इनिशिएटिव कैटेगरी के तहत आवासन और शहरी इसी में शहरी मंत्रालय संस्था को देश भर में तृतीय पुरस्कार मिला और अभी वर्ष 2020 में हमारी संस्था को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने
एक स्वच्छता एक्शन प्लान संस्था के तौर पर नामांकित किया है और ये सारी सफलताएं इन कमेटियों के निरंतर प्रयासों से ही संभव हुई हैं। तो एक बार फिर मैं आज के अतिथियों का स्वागत करती हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे और नव भारत का निर्माण करेंगे। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। अब मैं हमारी प्रमुख वक्ता माननीय अरुंधति कावरकर जी से व्याख्यान के लिए निवेदन करती हूँ। माननीय अरुंधति जी। नमस्ते। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। आपकी और मेरी उपास्य देवता महान मंगल भारत माता, भारतीय शिक्षा मंडल छिन्ना जी कितने जिस एक ध्येय श्लोक का हमेशा उच्चारण करता है और वही हमारा ध्येय है, कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प निपुणम। आज की इस सभा में उपस्थित सभी मान्यवर, डीएवी मेहरचंद महाजन डीएवी कॉलेज के सभी शिक्षक और छात्र, सभी को मेरा प्रणाम। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हम सब ने स्वागत करना चाहिए। एक अध्यापक के रूप में, शिक्षक के रूप में मैं इसका स्वागत करती हूँ। थोड़ा डिस्टर्बेंस लग रहा है। हाँ, सभी को आप म्यूट कर सकते क्या? मैम इस पे पॉसिबल नहीं है, वो हर बंदे को खुद ही करना पड़ेगा। ठीक, सभी को मेरा आह्वान है कि अपने आप को म्यूट कर ले तो डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत करती हूँ। उसके बहुत सारे कारण हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति होलिस्टिक अप्रोच रखती है। इसका एक बहुत उत्तम उदाहरण है कि आज एक स्कूल की अध्यापिका को आपने महाविद्यालय के कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, क्योंकि शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और मेरा भाग्य रहा है कि मैं मिलिट्री स्कूल में काम करती हूँ और मिलिट्री स्कूल में मैं पूरा समय, एक ध्येय है मेरे जिंदगी में कि मैं बच्चों के साथ ही रहती हूँ और बच्चों के ज्ञान का विकास, बच्चों का विकास जिसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं, वो मैं अनुभव करती हूँ हर क्षण। सबसे मुझे खुशी हुई जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये नाम हटाकर शिक्षा मंत्रालय इस नाम के विषय में सोचा गया है और उसको स्वीकृत किया गया है। क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय हम जब बोलते हैं तो क्या फर्क है? मंत्रालय का नाम बदलने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? बहुत फर्क पड़ता है। मानव संसाधन विकास बोला और शिक्षा मंत्रालय, इन दोनों में अंतर है। क्योंकि मानव को संसाधन के रूप में अगर हम देखते हैं, मुझे एक हमारा प्रशिक्षण याद आता है जब मैं सीनियर ग्रेड के एक ट्रेनिंग में रिसोर्स पर्सन थी और मेरे साथी एक रिसोर्स पर्सन हमारे एक सत्र में, एक सेशन में बोल रही थी कि मुझे इस मंत्रालय का नाम बहुत पसंद है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, HRD मिनिस्ट्री। ह्यूमन रिसोर्स है, मानव एक संसाधन है और संसाधन जैसा उसका विकास करना चाहिए, उसका विकसन करना चाहिए। तब से ये मेरे मन में था, मस्तिष्क में था। और जब भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होने की वजह से जब एक बहुत बड़े कार्यक्रम में उपस्थित रहने का सौभाग्य मुझे मिला, विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें 400 के ऊपर 400 वाइस चांसलर्स और नेशनल इंस्टीट्यूशंस के हेड्स ऐसे वहां पर एकत्रित हुए थे। इट वॉज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ एकेडमिक लीडर्स और उसका विषय था रिसर्च फॉर रिसर्जेंस। और इसी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ था और उसी सभा में सभी
वाइस चांसलर्स ने इसको मान्यता दे दी थी कि इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाए। और तब के राज्य मंत्री थे शिक्षा HRD मिनिस्ट्री के डॉक्टर सत्यपाल जी, और उन्होंने भी ये बोला कि मैंने ये प्रपोजल भेजा हुआ है। अब संसाधनों का विकास ये बाहर से किया जाता है और मनुष्य का विकास ये अंदर से होता है। ये दोनों में गुणात्मक अंतर है। संसाधन के रूप में उसको विकसित करने का प्रयास हम अगर करते हैं तो वो बाहर से होता है। इसलिए हमारी जो आज तक की शिक्षा पद्धति चलती थी, ये बाहर से विकसन का प्रयास हम करते थे। इसलिए जो प्राचीन भारतीय संस्कृति में, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो है कि शिष्य प्रश्न पूछता है और गुरु जो है, तत्वज्ञ उसका उत्तर देते हैं। इसलिए हर एक ग्रंथ की शुरुआत होती है वो ऐसी होती है कि शिष्य कुछ प्रश्न पूछते हैं। उस प्रश्न में, जैसे गीता की भी शुरुआत देखते हैं तो हम एक प्रश्न से है। मुंडक उपनिषदों की, हर उपनिषद की अगर शुरुआत देखते हैं तो एक प्रश्न से, और प्रश्न शिष्य से पूछा जाता है और उसका उत्तर, उसके उत्तर के रूप में तत्वज्ञान का प्रवाह आता है। और गुरु के माध्यम से, गुरु के मुख से हम बोल सकते हैं। तो प्रश्न हमेशा शिष्य का होता है और उत्तर हमेशा गुरु का होता है। लेकिन हम जब क्लास में जाते हैं तो हम पूर्व ज्ञान जागृति के लिए बच्चों को हम प्रश्न पूछते हैं। अरुंधति जी के यहाँ कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आए हैं तो हमें थोड़ी सी वेट करनी होगी। अभी कार्यक्रम फिर से प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद। हेलो वंदिता। हाँ, आप सुभाष जी को तब तक उनका स्वागत करिए। मुझे लगता है वो थोड़ी देर से आए हैं, तो आप उनका एक बार फिर से स्वागत कर सकते हो। अच्छा जी। हाँ। हमारे मध्य हैं प्रतिष्ठित वक्ता डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, प्रशिक्षित अर्थशास्त्री, विभिन्न शैक्षिक एवं सामाजिक समितियों में संलग्न हैं। आप पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के साथी हैं, थिंक टैक CEPR के फाउंडर डायरेक्टर हैं और भारत सरकार की माइन रत्ना कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। आदरणीय डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, हम आपका इस वेबिनार में स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका भी और डॉक्टर निशा भार्गव जी का भी मुझे इस वेबिनार में बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, वी आर ऑनर्ड। हमारा सौभाग्य है कि आप आए। जब तक अरुंधति दीदी आती है वापस, सर आप कुछ बोल सकते हैं या वेट करें उनका? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है वहाँ दीदी की, अरुंधति जी की? हाँ जी, शायद उनकी तरफ कोई लाइट वगैरह ना चली गई हो। यहाँ तो सब ठीक ठाक चल रहा है इस तरफ तो। हाँ, उनकी काफी देर से आवाज नहीं आ रही थी तो मुझे लगा शायद। हाँ जी। जी। तो ये कॉलेज के ही सब लोग हैं मैम? हाँ जी सर, ये कॉलेज के लोग हैं यहाँ पर। आप हैं और डॉक्टर गुरदीप शर्मा हैं, प्रोफेसर संजय कौशिक हैं, कुछ टीचर्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। हाँ जी सर। तो मैं पहले फिर अपनी बात रख लूं? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी, अगर वहाँ कोई दिक्कत है तो समय बचेगा। समय, हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी जी। तो बहुत धन्यवाद MCM DAV कॉलेज की हमारी प्रिंसिपल बड़ी बहन आदरणीय निशा भार्गव जी, हमारे मित्र बड़े भाई डॉक्टर गुरदीप शर्मा जी, हमारे मित्र पंजाब विश्वविद्यालय के DCDC डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल प्रोफेसर संजय कौशिक जी, इस वेबिनार में जुड़े हुए सारे ही आदरणीय हमारे प्राध्यापकगण और मेरे छात्राएं जो साथी हैं, युवा साथी, उन सबका बहुत हृदय से अभिनंदन है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे प्रशासन को, विशेष रूप से निशा जी को, कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने आज का ये वेबिनार रखा है। कोरोना महामारी है, हम सब लोग प्रत्यक्ष नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं तो ये विचार विमर्श आमने सामने बैठ करके होना चाहिए, लेकिन तो भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। ये इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए
कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के डिफरेंट वेबिनार्स में जा रहे हैं। कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी एक कार्यक्रम को संबोधित किया है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में था। हम में से बहुत सारे लोगों ने आदरणीय राष्ट्रपति जी का वक्तव्य आज अखबारों में पढ़ा होगा। जिस बात से आज का ये वेबिनार शुरू हुआ, बहन अरुंधति जी ने जो बात शुरू की, वहीं कल राष्ट्रपति जी ने बात कही थी कि शिक्षा जो है ये जिज्ञासु उत्पन्न करने का काम शिक्षा को करना है। हमको कूप मंडूक नहीं बनाने हैं कि टेक्स्ट बुक पढ़ ली, रट ली, अच्छे नंबर ले लिए, डिग्री ले ली, लेकिन ना तो उनमें संस्कार आए, ना ही उनमें जीवन मूल्य आए, ना ही उनमें कोई कौशल का विकास हुआ, ना ही उनमें कोई मानवीय गुणों का विकास हुआ। उस तरह के लोगों को पैदा करने का काम जो दुर्भाग्य से भारत की शिक्षा नीति अब तक कर रही थी, उसमें अमूल चूल परिवर्तन करके इस नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट बनाया गया है। देखिए, नई शिक्षा नीति की आप महत्ता इसी बात से समझिए कि देश के जो सबसे ब्राइट माइंड हैं इस समय, कस्तूरी रंगन जी, वो इस कमेटी के हेड थे। ऐसे और देश के बहुत बड़े बड़े लोगों ने मिल करके इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट बनाया, और न सिर्फ ड्राफ्ट बना के लागू किया, उस ड्राफ्ट को देश के सामने चर्चा के लिए रखा। ये बहुत महत्व की बात आप समझिए। ये जो शिक्षा नीति अब आपके समक्ष आई है, इस पर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने सुझाव दिए उस ड्राफ्ट के ऊपर। जैसे आज आप शिक्षा नीति को लागू होने के बाद इस पर विमर्श कर रहे हैं, ऐसे ही पिछले कई महीनों में देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों में भी शिक्षाविदों ने भी, देश के प्रख्यात बुद्धिजीवियों ने, वैज्ञानिकों ने, लेखकों ने, साहित्यकारों ने इस शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से इस ड्राफ्ट पर चर्चा की, सरकार को सुझाव दिए। उन सारे सुझावों को समाहित करते हुए ये नई शिक्षा नीति कानून के रूप में हम सबके समक्ष आई। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने इसका नोटिफिकेशन किया। 4 बातें जो मुझे लगता है, 5 बातें, क्योंकि मैं सिर्फ उच्च शिक्षा की बात करूंगा। आज हम सब लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं। वैसे तो प्राइमरी शिक्षा के बारे में बहुत सी बातें हैं, माध्यमिक शिक्षा के बारे में बहुत सी बातें हैं, आज उनको नहीं करेंगे और मैं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं। मैं तो पार्ट टाइम स्पीकर हूं मैडम बोलेंगे जब आएंगे रुंधति जी। उच्च शिक्षा के बारे में 4 बातों की ओर आपका मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैंने शुरू में भी कही थी कि इस शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को भारत केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया है। जब मैं कहता हूं भारत केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया है तो उसके पीछे कुछ कारण है। अभी तक जो शिक्षा नीति हमारे देश में थी, हम सब जानते हैं कि लॉर्ड मैकॉले जब भारत में आए, उन्होंने हमारी पुरातन शिक्षा की जो पूरी प्रणाली थी उसको ध्वस्त किया और एक नई शिक्षा व्यवस्था भारत में लागू की। उस शिक्षा व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो बहुत स्पष्ट था और उसको कभी उन्होंने छिपाया भी नहीं। उन्होंने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भाषण देते हुए भी अपनी बात कही। उन्होंने अपने पिता को जो पत्र लिखे उसमें भी अपना मनोगत उन्होंने व्यक्त किया कि मैं एक ऐसी शिक्षा नीति भारत में लागू करना चाहता हूं जो भारतीयों को रंग से, वेशभूषा से तो भारतीय रहने देगी, लेकिन मन से और विचारों से उनको अंग्रेज बनाएगी, उनको अंग्रेजियत के नजदीक लाएगी, उनको अपनी परंपराओं से काटेगी और अपने जो उनके जीवन मूल्य हैं उनके प्रति उनके मन में एक अनास्था का भाव, एक अनादर का भाव, एक जिसे हम कह सकते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करेगी, ताकि अंग्रेजों का शासन भारत में सदा सदा के लिए बना रह सके और भारत भी अंग्रेजियत के रंग में रंग जाए। इस उद्देश्य के साथ, इस घोषित उद्देश्य के साथ, एक तो होता है ना अघोषित उद्देश्य, हिडन एजेंडा, ये हिडन एजेंडा नहीं था, ये उनका ओपन एजेंडा था। घोषित करके उन्होंने शिक्षा नीति लाई। जब देश स्वतंत्र हुआ तो दुर्भाग्य से हमने उस शिक्षा नीति में जिस प्रकार से परिवर्तन करने चाहिए थे नहीं कर पाए। हालांकि बहुत सारे कमीशन बने, फिर बाद में जब कोठारी कमीशन बना, कोठारी कमीशन ने पहली बार ये बातें कही कि शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए, शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य आनी चाहिए, भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा बननी चाहिए। उसके बाद एक शिक्षा नीति आई, उसमें कुछ बातें समाहित की, लेकिन तो भी उस तरह से बातें नहीं हो सकी। और हम जानते हैं पिछले 37 वर्षों से तो इस देश में कोई शिक्षा नीति थी ही नहीं। 3 दशक, लगभग 3.5 दशक हमारे पास कोई नई शिक्षा नीति नहीं आई। तो इतने लंबे अंतराल के बाद ये शिक्षा नीति आई है। इसका फोकस भारत है, इसका फोकस भारत की जो आवश्यकताएं हैं, भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो जीवन मूल्य हैं, उनको आधार बना करके शिक्षा नीति लाई है।
और उच्च शिक्षा में भी उसी प्रकार के बदलावों की बात की है। तो ये एक बहुत स्वागत योग्य बात है। मुझे लगता है इस विषय पर, क्योंकि शिक्षण मंडल से हमारी मुख्य वक्ता जुड़ी हैं, तो वो इस इश्यू पर और ज्यादा बोलेंगे, इसलिए मैं इस इश्यू को यही विराम दे रहा हूँ। अगला जो विषय है, जो क्योंकि हमारे जो विद्यार्थी जुड़े हैं जिनके लिए बहुत इंटरेस्ट का विषय है, मैं क्योंकि इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, दुनिया भर में जाता हूँ, अर्थशास्त्र की बहुत सारी विषयों को लेकर के विदेश के विश्वविद्यालयों में भी जाता हूँ, संस्थाओं में भी जाता हूँ। भारत के विद्यार्थी और विश्व के पढ़ने वाले जो बाकी छात्र हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ा जो अंतर था वो ये था कि हमारे उच्च शिक्षा का जो सिस्टम था और उनकी हायर एजुकेशन का जो सिस्टम था, उसमें आपस में कोई मैच नहीं था। मैं ये बात बहुत सालों से कहता रहा हूं, क्योंकि मैंने लंबा समय विद्यार्थी परिषद में काम किया, छात्र यूनियन में काम किया, कि हमारे यहाँ इतनी रिजिड है हमारी हायर एजुकेशन का सिस्टम कि छात्र के पास स्वतंत्रता ही नहीं है। मैं जब साइंस पढ़ता था तो मेरा अगर मन करता कि मैं म्यूजिक भी पढ़ूं, या मुझे इतिहास में बहुत रुचि थी, मैं इतिहास पढ़ता रहता था, लेकिन मेरे पास कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये ऑप्शन नहीं थी कि मैं साइंस के साथ म्यूजिक पढ़ सकूं, मैं साइंस के साथ इतिहास पढ़ सकूं, मैं मैथ्स के साथ जो है साइकोलॉजी पढ़ सकूं। ये ऑप्शंस हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में है ही नहीं। हमने इतना रिजिड कर दिया है कि जिसको कॉमर्स पढ़ना है वो कॉमर्स ही पढ़ेगा, कॉमर्स के बाकी सब सब्जेक्ट उसको पढ़ने ही है। किसी को अगर फिजिक्स पढ़नी है तो उसको केमिस्ट्री, बायोलॉजी या साथ में मैथमेटिक्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल का कॉन्सेप्ट बीएससी में दुनिया में कहीं नहीं है। आप देख लीजिए, दुनिया के किसी देश में बीएससी मेडिकल, बीएससी नॉन मेडिकल, बीकॉम, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ सकते हैं, आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे देश में ये बंदिश थी कि फिजिक्स अच्छी लगती है तो साथ में केमिस्ट्री मिलेगी, मैथमेटिक्स मिलेगा, बॉटनी, जियोलॉजी मिलेगी। ऐसे ही आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो बाकी के सब्जेक्ट कॉमर्स के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो रिजिडिटी थी, इस रिजिडिटी को खत्म इस शिक्षा नीति के माध्यम से किया है। और अब जो है हायर एजुकेशन में विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने सब्जेक्ट को चुन सकेंगे, उसमें एक्सेल कर सकेंगे। तो ये मुझे लगता है एक, जिसे हम कहते हैं ना कि एक इक्वल प्लेइंग फील्ड, एक लेवल प्ले फील्ड भारत के स्टूडेंट्स को दुनिया भर के स्टूडेंट्स के साथ मिलने वाला है। और जो दूसरी बड़ी चेंज इसी के साथ एक तो रिजिडिटी को हमने खत्म किया। दूसरा, हमने इसमें जो क्रेडिट सिस्टम, पूरी दुनिया में देखिए आज क्रेडिट सिस्टम चल रहा था, हमारे यहाँ तो क्या है कि आपने 3 साल में सारे एग्जाम पास करेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। आप एक भी एग्जाम में रह गए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे पास एक विद्यार्थी, एक सज्जन आए, मेरे पुराने दोस्त थे, उनके परिचित थे। उनका बेटा हमारे यहाँ चंडीगढ़ में पढ़ता था। संजय कौशिक जी को याद होगा, वो केस मैंने सिंडिकेट में भी डिस्कस किया था, गुरदीप शर्मा जी को भी याद होगा। मैं इस उदाहरण को देना चाहता हूँ। उस बच्चे ने, संजय कौशिक सर, पहली अटेम्प्ट में सीडीएस क्लियर कर लिया, वो ट्रेनिंग में चला गया। फाइनल के एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा सीडीएस क्लियर करके वहां ट्रेनिंग शुरू हो गई। और यहाँ पर उसकी किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आती है? हिस्ट्री में कंपार्टमेंट आ गई। वो सब्जेक्ट जो उसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें फर्स्ट ईयर में उसको डिस्टिंक्शन है, सेकेंड ईयर में डिस्टिंक्शन है, फाइनल ईयर में उसकी वो कंपार्टमेंट आ जाती है, वहां उसकी ट्रेनिंग चल रही है। अब सीडीएस का रूल है कि अगर आपने 6 महीने के अंदर ट्रेनिंग के, या शायद 4 महीने का रूल है, आपने अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया ग्रेजुएशन का, तो आपको ट्रेनिंग से निकाल देंगे। हमने रिवैल्यूएशन भरा। आप देखिए, जो बच्चा डिस्टिंक्शन ले रहा है, सीडीएस क्लियर कर गया, वो रिवैल्यूएशन में भी फेल हो गया। नमस्ते। वो इतने स्ट्रेस में आ गया कि उसके घर वालों को लगा ये सुसाइड कर लेगा। इसकी जिंदगी का मिशन था सीडीएस, एडमिशन हो गया, ट्रेनिंग शुरू हो गई, अल्टीमेटली उस बच्चे को सीडीएस छोड़ के वापिस आना पड़ा। तो ये जो सिस्टम की रिजिडिटी है, ये जो हमारे इवैल्यूएशन की फॉल्स हैं, फॉल आउट्स हैं, इसके कारण से कितने प्रतिभाएं इस देश में कुंठित हो रही थी, कितनी प्रतिभाओं को मौका नहीं। आपने 3 साल में सारे सब्जेक्ट पास नहीं किए तो सारा आपका मिट्टी हो गया। अगले साल उसने एग्जाम क्लियर किया, दोबारा सीडीएस में चला गया, लेकिन 1 साल बैच उसका पीछे हो गया। लेकिन ये उदाहरण इसलिए आदरणीय अरुंधति जी जुड़ चुकी हैं, लेकिन अब अपनी बात एक बार मैम पूरी कर लूं तो फिर आपका वक्तव्य। अभी तो मैं बड़ी हैरान थी, क्योंकि 20 मिनट से मैं लगातार बोल रही हूँ और मुझे अभी पता चला कि आप सुन नहीं पा रहे। ओहो, जी, हम सुन नहीं पा रहे थे। मैं बस 4-5 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं तो फिर आपकी बात सुनते हैं जी। बिल्कुल, बोलिए। जी, धन्यवाद।
तो ये जो क्रेडिट सिस्टम को हमने इस नए एजुकेशन पॉलिसी में हमने उसको एक्सेप्ट किया है, मुझे लगता है ये भी एक तरह से लेवल प्ले फील्ड हमने अपने स्टूडेंट्स को दिया है। अब ग्लोबल लेवल पर जिस प्रकार की, संजय सर म्यूट करिए, अब ग्लोबल लेवल पर जिस प्रकार की कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को, हम अपनी इस नई सिस्टम से उसको हम compete कर सकेंगे। एक तीसरी जो मैं इंपॉर्टेंट बात जो मैं इस शिक्षा के बारे में समझा हूं और जो मुझे अच्छी लगी है, अब तक हम ये बात लगातार कहते रहे कि हमारी शिक्षा को रोजगार परक होना चाहिए, रोजगार देने वाली शिक्षा बने, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी जो शिक्षा है वो डिग्रियां तो दे रही है, डिग्रीधारी युवा भी पैदा कर रही है, लेकिन उनमें रोजगार की जो क्षमता विकसित होनी चाहिए, उनमें जो कौशल विकसित होना चाहिए, उनमें जो स्किल डेवलप होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। मैं आपको 2 आंकड़े सुनाता हूं। अभी पहले एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल संस्था है, उसने भारत के अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिफरेंट स्ट्रीम्स के बच्चों की एक सर्वे करके एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। आपको जान के हैरानी होगी, हमारे 89% बच्चे जो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं, यानी उनमें इतनी स्किल नहीं है कि उनको कोई एम्प्लॉय कर ले। यहां तक कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पढ़ने वाले भी लगभग 69% बच्चे अनएम्प्लॉयबल उन्होंने पाए अपने सर्वे में। सेम एमबीए के बारे में था, और आर्ट्स की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस से पढ़ने वाले बच्चे, उनमें उस तरह की स्किल डेवलप नहीं हो पाई कि जिनको जो ग्लोबल कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो उनको एम्प्लॉयबल समझ सकें। तो ये जो एक स्थिति थी हमारी एजुकेशन की, इस नई शिक्षा नीति में जिस प्रकार का कौशल विकास पर जोर दिया है कि भाई बच्चों आप 2 साल पढ़िए, 1 साल पढ़िए, सर्टिफिकेट लीजिए, 2 साल पढ़िए, डिप्लोमा लीजिए, फिर डिग्री लीजिए, फिर रिसर्च कीजिए, बीच में छोड़ के जाना चाहिए, आपको एग्जिट मिलेगा, आप अपना कुछ काम कर सकते हैं। और स्किल को जिस तरह से निचली क्लासेस से आगे लेके आने का काम शुरू इस शिक्षा नीति के माध्यम से करने की बात कही है कि हमको कौशल का विकास करना है, ऐसे कौशल का विकास करना है कि जब वो शिक्षा लेकर के बच्चा निकले, विद्यार्थी निकले, मेरे साथ जो विद्यार्थी युवा जुड़े हैं, सबका सपना होगा कि हम इतने बड़े चंडीगढ़ के यानी नॉर्दर्न इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में से एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एमसीएम डीएवी में, लेकिन हमारी प्लेसमेंट का क्या होगा? उनके मन में ये प्रश्न होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा लेने के बाद हमें तो ये नई शिक्षा नीति का बहुत बड़ा फोकस कौशल विकास के ऊपर है। और एक बात जो और इसमें बहुत अच्छी है कि जहां एक तरफ हम कौशल विकास करके उनको एम्प्लॉयबल बना रहे हैं, वहीं इस शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा फोकस एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड को डेवलप करने का भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब इस नई शिक्षा नीति के बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जो यहाँ आज हमारे सब अध्यापकगण और विद्यार्थियों को भी समझने की है। उन्होंने कहा कि हम इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से रोजगार मांगने वाले युवा नहीं, रोजगार देने वाले युवा पैदा करना चाहते हैं। हम एक ऐसी युवा शक्ति देश में खड़ी करना चाहते हैं जो जब कॉलेजेस से निकले, यूनिवर्सिटी से निकले, तो वो देश के बाकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की क्षमता हो, उसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप हो, एक एटीट्यूड डेवलप हो, वो एंटरप्रेन्योर्स बने। और एंटरप्रेन्योर्स बन करके ऐसे सब लोगों को जो आज उतने भाग्य वाले नहीं है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ सके, ऐसे लोगों को भी रोजगार देने की क्षमता उनमें विकसित हो। तो मैं समझता हूँ ये एक नई शिक्षा नीति में जो इस बात पर बहुत फोकस किया गया है, ये भी एक बहुत महत्व की बात है। और एक जो बात, 2-3 बातें मैं बहुत जल्दी से खत्म करूंगा क्योंकि हमें तो दीदी को सुनना है। जो इनोवेशन के ऊपर इस शिक्षा नीति में बात करी गई है, जिस प्रकार से एक सेंट्रल फंड जनरेट करने की बात कही गई है, एक पूरा ट्रस्ट बनेगा, एक फंड जनरेट होगा, जो भी स्टूडेंट्स इनोवेशन करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन देने का काम इस शिक्षा नीति में उसकी भी व्यवस्था है। क्योंकि हम आज भी देख रहे हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें हमारा रैंक भारत का अभी भी बहुत पीछे है। हम नोबेल पुरस्कार तो बहुत दूर की बात है, जो दुनिया में पेटेंट्स हो रहे हैं उसमें भी हमारा रैंक बहुत पीछे है, जो नई इनोवेशंस हो रही हैं उसमें भी हमारा रैंक बहुत पीछे है। तो अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, दुनिया में जिस राष्ट्र ने भी आर्थिक प्रगति की है उसका सबसे की एलिमेंट इनोवेशन रहा है। अमेरिका की सबसे ज्यादा जो इनकम आज आ रही है उनको रॉयल्टी से आ रही है, इनोवेशन के कारण से आ रही है, जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं उस कारण से आ रही है। तो इसलिए भारत में भी इनोवेशंस बढ़े, नई तकनीक विकसित हो, उसके लिए एक रिसर्च को जिस प्रकार से बढ़ावा देने की बात इस शिक्षा नीति में कही है, मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा एक परिवर्तनकारी काम इसमें किया है। एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस शिक्षा नीति में,
कि शिक्षा नीति में सबका विचार किया। जिस प्रकार से हम आज देखते हैं कि हमारे समाज का अभी भी बहुत बड़ा वर्ग है जो शिक्षा से वंचित है, जिनके पास शिक्षा के लिए संसाधन नहीं है। सो ऐसे सब लोग भी शिक्षा से कैसे जुड़ें, चाहे वो हमारे सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले कार्यकर्ता लोग होंगे, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले होंगे, हमारे दलित परिवारों के बच्चे होंगे, वंचित परिवारों के होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। तो जिस प्रकार से कभी देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए, इस नई शिक्षा नीति में सरकार ने स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने का प्रावधान रखा। ऐसे सब क्षेत्रों में स्पेशल एजुकेशन जोन बनेंगे और ऐसे सब वंचित लोगों को भी, उन बच्चों को भी शिक्षा कैसे मिले, इसका प्रबंध सरकार ने करने की प्रयास इस शिक्षा नीति में किया है। यानी जो हम कहते हैं ना, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा पर सबका अधिकार है। ये जो एक मूलभूत अधिकार है शिक्षा का, भारत के हर व्यक्ति को, वो चाहे समर्थ है या नहीं है, उसको मिले, इसकी चिंता इस शिक्षा नीति में की है। और दो बातें जो प्रैक्टिकल हैं, जिस पर निशा जी बहुत चिंतित रहती हैं, गुरदीप सर बड़े और सब लोग चिंतित रहते हैं कि हायर एजुकेशन में फंडिंग का क्या होगा। हायर एजुकेशन की रेगुलेशन के बारे में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। इतनी रेगुलेटरी बॉडीज हैं हमारी एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए, उन सारी रेगुलेटरी बॉडीज को मिला करके एक नया रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाने की बात इस शिक्षा नीति में है। और जो हायर एजुकेशन की फंडिंग की बात है, हम सब लोग चिंतित रहते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में गुरदीप सर मेरे साथ है, हमें हर साल चिंता रहती है कि सैलरीज कैसे देंगे, रिसर्च के लिए पैसे कैसे जुटाएं। तो हायर एजुकेशन की फंडिंग बढ़े तो उसके लिए शिक्षा में फंडिंग बढ़े। तो इसलिए हमने लक्ष्य रखा कि जीडीपी का 6% हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। इस बड़े लक्ष्य, सारी कमेटियां अब तक कहती रही, किसी सरकार ने चिंता नहीं की। तो इस नई शिक्षा नीति में संकल्प लिया है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च करेंगे। जब 6% खर्च होगा तो हम समझेंगे कि हायर एजुकेशन में भी फंडिंग बढ़ेगी, हमारे कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे होंगे, विश्वविद्यालयों में रिसर्च का काम और अच्छा होगा। इसी तरह स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात कही गई है, उसके लिए नई भर्तियां हम देख रहे हैं कि हमारे कॉलेजेस में किस तरह हम गेस्ट फैकल्टी या हॉट फैकल्टी से काम चलाते हैं। हमारे पंजाब विश्वविद्यालय में कितनी बड़ी गिनती में हमारे पास पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं, हम गेस्ट फैकल्टी से काम चला रहे हैं। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में इस बात का भी संकल्प है कि हम नए शिक्षकों की भर्तियां करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, परमानेंट भर्तियां करेंगे, स्टूडेंट टीचर रेशियो को इंक्रीज करेंगे, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% लाने की बात की गई है कि 2035 तक हमारा लक्ष्य है कि हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है वो 50% हो। तो ये जो सारी बातें, ऐसी और बहुत सारी बातें हैं जो उच्च शिक्षा के लिए इस शिक्षा नीति में है। तो आखिर में मैं सिर्फ इस नोट के साथ ही बात खत्म करूंगा कि ये जो नई शिक्षा नीति है भारत केंद्रित है, रोजगार परक है, सबको समाहित करने वाली है, कौशल को विकसित करने वाली है। और जिस बात से आदरणीय दीदी ने अपनी बात शुरू की थी, जो शिक्षा का उद्देश्य है मानव के जीवन को विकसित करना, उसमें मानवीय मूल्यों को विकसित करना, उसको आगे बढ़ाने वाली है। और ये एक परिवर्तनकारी शिक्षा है। मुझे लगता है जब ये शिक्षा नीति अगले 10 साल में लागू होगी, उसके बाद जो पीढ़ी पढ़ेगी और जो आगे निकलेगी, एक भव्य भारत का, एक ऐसे देश का निर्माण करेगी जिसका स्वप्न हम सब देखते हैं, जिसका स्वप्न हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था, समरसता वाला भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, ऐसे भारत का सपना जरूर पूरा होगा। इन्हीं बातों के साथ आज के इस वेबिनार के लिए आपने मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया और इस शिक्षा नीति पर आप इतना गहन चिंतन कर रहे हैं, आप सबका एक बार बहुत हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर सुभाष शर्मा जी। आपके व्याख्यान ने बहुत सुंदर नई शिक्षा नीति की मुख्य बातों पर महत्व दिया है, जिसे भारत केंद्रित मानवीय गुण, संस्कार एवं जीवन मूल्यों पर आधारित रखा गया है। रिजिडिटी को खत्म किया गया है, क्रेडिट सिस्टम की प्रयोज्यता पर महत्व दिया गया है, कौशल विकास, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट और एजुकेशन जोन बनाना और जीडीपी में कुछ प्रतिशत इस ओर लगने पे आपने बहुत सुंदर महत्व बताया है। अब मैं आदरणीय अरुंधति जी से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे अपने व्याख्यान को रिज्यूम करें। धन्यवाद।
मेरा लगातार बोलना शुरू था और आप कुछ सुन नहीं पा रहे थे, शायद से बारिश की वजह से ऐसा हो सकता है। मुझे थोड़ा बीच बीच में कोई फीडबैक दे कि आवाज आ रही कि नहीं, तो ज्यादा अच्छा आ रहेगा। रही है मैम, बिल्कुल आ मेरी रही है, आवाज बिल्कुल आ रही अभी आ है। रही ना आवाज? हाँ। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल अभी मुझे ये तो पता नहीं है कि आपने कहाँ तक सुना। आप शुरू से शुरू कर सकते हैं। शुरू से कहा। अभी आपने सबने सुभाष जी से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में, जिसको हम नई शिक्षा नीति ना बोलते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये बोलते हैं, क्योंकि ये भारत केंद्रित शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति का केंद्र भारत है, इसलिए ये अतुल्य भारत के विषय में बात करती है। इसलिए हर विद्यालय से बाहर आने वाले छात्र को स्वयं पूर्ण, और वो भी केवल स्वयं पूर्ण नहीं तो भारत की ओर जाने वाला, अतुल्य भारत की ओर जाने वाला, अतुल्य भारत का निर्माण करने का साहस रखने वाला ऐसे छात्र के रूप में उसको देखती है। तो ये मुझे शिक्षा नीति के एक शिक्षा नीति ने जो दिशा दी है ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए उसी दिशा से हम थोड़ी बात करेंगे। मैंने शुरू में ये बोला था, हो सकता है कि आपने सुना भी हो, कि इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये नाम था, अभी शिक्षा मंत्रालय ये नाम होगा। संसाधनों का विकास ये बाहर से किया जाता है और मनुष्य का विकास ये अंदर से होता है। स्वामी विवेकानंद उसको बोलते हैं कि इट इज द एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विच इज ऑलरेडी देयर इन मैन। तो इसमें ये मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन है, तो उसके लिए मैनिफेस्टेशन के लिए अवसर देने की आवश्यकता है। जैसे कि हम महिलाओं के विषय में हमेशा सबलीकरण या सशक्तिकरण की बात करते हैं, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन की बात करते हैं, तब इसके लिए विवेकानंद स्वामी जी बहुत सुंदर बोलते हैं कि द वुमन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड बाय नेचर, द ओनली थिंग दैट यू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू वर्क। केवल अवसर देने की आवश्यकता होती है, वैसे ही बच्चों को अवसर देने की आवश्यकता है। इस शिक्षा नीति को अभी हमने बहुत सारी बातें सुभाष जी से सुनी है, इसलिए मैं थोड़ी मेरे एक अध्यापिका के रूप में अनुभव उनसे जोड़ती हूँ, तो बहुत सारी बातें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। एक मुझे याद है कि भारतीय शिक्षण मंडल के एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारी चर्चा चल रही थी गुरुकुल के विषय में, और किसी ने पूछ लिया हमारे गुरुकुल सह प्रमुख जी को कि वो जो कि प्रधानाचार्य है दीप जी कोइराला, उनको पूछा था कि आपके गुरुकुल में आप कुछ सर्टिफिकेट नहीं देते, गुरुकुल में ऐसे इस प्रकार से ऐसी कोई 10th वगैरह जैसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या ऐसी कोई एग्जाम है नहीं, तो फिर आपका जो बच्चा बाहर आएगा तो उसको नौकरी कौन देगा? तो उन्होंने जो उत्तर दिया था वो उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है, और सुभाष जी ने जो बात की उसी श्रृंखला में उसको आप ले सकते हो। उत्तर ऐसा था कि अगर गुरुकुल का छात्र नौकरी ढूंढते अगर निकलता है तो गुरुकुल की शिक्षा व्यर्थ गई, वो तो नौकरी का निर्माण करेगा। अभी तक हमने नौकरों का निर्माण किया, अभी हम थोड़ा मालिकों के निर्माण के और बढ़ेंगे। अगर बच्चा एजुकेशन लेके डिग्री लेके बाहर आता है तो हम पाते हैं कि वो इंजीनियर बनता है और अपनी गाड़ी दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए वो किसी मैकेनिक के पास जाता है। डिग्री एक के पास है और नॉलेज एक के पास है। अभी ये जो कौशल के विकास की बात अभी सुभाष जी ने की थी, वो कौशल का विकास जो है वो एकदम से उच्च शिक्षा में नहीं आ सकता। तो इसके लिए पहले से ही, यानी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से मीन्स 5+3+3+4 हर एक स्टेज में, पहले 5 में, फिर 3 में, फिर 3 में और फिर 4 में भी बच्चा जब 12वीं से निकलेगा तो वो किसी ना किसी कौशल में निपुण होगा, और बाहर आने के बाद अगर वो चाहता है तो अपना कुछ कर सकता है, या उसी को लेकर फिर वो आगे जा सकता है और निपुणता और नैपुण्य वो संपादन कर सकता है। मेरी आवाज आ रही है? ऐसा मैं समझ रही हूँ। जी जी, आ रही ऐसा वो है। कर सकता है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। अभी और एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि हमेशा हमारे स्कूल में भी, मैं साइंस की छात्रा हूँ, फिजिक्स में एमएससी मैंने किया है, तो थोड़ा सा एक साइंस और आर्ट्स ये वाला कुछ रहता है, मेरे भी मन में है। मैं भी कभी बहुत बार ऐसा बोलती हूँ कि भाई हम तो साइंस वाले बाय चॉइस जो आर्ट्स में गए हैं तो उनकी बात तो ठीक है, लेकिन जिनको साइंस में एडमिशन नहीं मिली है और वो आर्ट्स में गए हैं, उनकी तरफ देखने का थोड़ा सा ये अंदाज जरा अलग रहता है। मैं भी इसकी शिकार कभी हुई थी, नहीं हुई ऐसी बात नहीं है।
मतलब इस प्रकार से शायद मैंने भी कभी ह्यूमैनिटीज के छात्रों की तरफ देखा होगा। अभी ये साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज ये वाला भेद नहीं रहेगा। और दूसरी बात, एक मैं उदाहरण देती हूँ मेरे विद्यालय का, और ये उदाहरण इसलिए देती हूँ कि मेरे 9वीं के और 11वीं के छात्रों को उन्होंने जो काम किया था उसके लिए मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में लेके गई थी। तो उनको काम, कौन सा काम दिया था मैंने? बहुत ही सामान्य काम दिया था। वो आपको पता होगा कि किले, जो फोर्ट्स रहते हैं ना, जैसे शिवाजी महाराज का फोर्ट है, फिर राणा प्रताप का फोर्ट है, जो मतलब राजस्थान में है अलग अलग, इधर महाराष्ट्र में बहुत सारे हैं। तो जो फोर्ट्स, किसी भी राजा का वैभव रहता था, संपन्नता रहती थी वो, और वो एक सुरक्षा का भी माध्यम रहता था कि जितना अच्छा वो फोर्ट बनाएगा, जितना अच्छा वो किला बनाएगा, दुर्ग बनाएगा, उतना उसका जो साम्राज्य है वो सुरक्षित रहेगा। तो महाराष्ट्र में, अभी बाकी स्टेट में है कि नहीं मुझे पता नहीं, महाराष्ट्र में दिवाली के समय छोटे बच्चे दुर्ग बनाते हैं, किले बनाते हैं मिट्टी के, और वो बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं। लेकिन ये किसी विद्यालय का विषय कभी नहीं हुआ था, लेकिन बचपन से मैंने देखा था। और मेरे विद्यालय में तो 30 एकड़ जगह है और 30 एकर्स ऑफ लैंड इज देयर, और बच्चों के लिए खेलने के लिए भी बहुत जगह है, क्योंकि मिलिट्री स्कूल है तो वो खेलना तो उनके, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर एजुकेशन। और मिट्टी भी बहुत है, मिट्टी में बच्चे रहते हैं, मिट्टी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो बच्चों को मैंने बोला कि अपन किले बनाएंगे। बच्चों ने बनाए, 2-3 साल चला, और 1 साल फिर बच्चों को लगा, बड़े बच्चों को लगता है हमेशा कि ये क्या मैडम बचपने की जैसी बात करती है, छोटे छोटे, हम क्या छोटे थोड़ी ना है अभी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को विशेष रूप से ऐसा लगा, ये तो 5वीं 6वीं वाले करेंगे। तो मैंने उनको ऐसे पूछा कि बेटा तुमको क्या बनना है जिंदगी में, तुमको क्या बनना है? तो फिर किसी ने बताया मुझे इंजीनियर बनना है मुझे। तो मैंने उनको फॉलो आउट कराया और मैंने बोला कि बेटा मुझे जो किले चाहिए ना, वो किले मेला, मुझे शिवाजी महाराज का किला चाहिए ही नहीं, मुझे राणा प्रताप का किला नहीं चाहिए, मुझे अकबर का किला नहीं चाहिए, मुझे रामदेव राय का किला नहीं चाहिए, कृष्णदेव राय का किला नहीं चाहिए, मुझे सुचित तुम्हारा किला चाहिए, मुझे वैभव तुम्हारा किला चाहिए। मेरे बच्चे अगर आज राजा होते तो वो किस प्रकार से स्थापत्य बनाते, किस प्रकार से आर्किटेक्चर खड़ा करते हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा था, एक अध्यापिका के रूप में मेरा बच्चा 12वीं तक के पढ़ता है, फिर बाद में वो आर्किटेक्चर के लिए जाना है तो फिर बाद में जाएगा, फिर 22 साल का होने के बाद फिर कहीं वो कंस्ट्रक्शन करेगा। तब तक उसके मन मस्तिष्क में जो कंस्ट्रक्शन है, मन मस्तिष्क में जो स्थापत्य है, उस स्थापत्य को जमीन पर लाने का प्रयास वो कब करेगा? शिक्षा और जीवन ये ऐसा अलग अलग नहीं चलता है। इस शिक्षा नीति में ये जीवन शिक्षा की बात की है। शिक्षा और जीवन एक साथ चलाने का प्रयास किया है। ये प्रयास जमीन पर तब आएगा जब अध्यापक उस दिशा में काम करेंगे, क्योंकि अध्यापकों को, शिक्षकों को स्वायत्तता, ऑटोनॉमी यहाँ पर दी हुई है। मेरे वो बच्चों ने जो अद्भुत किले बनाए हैं, मैं निशा जी को वो उसके चित्र भेज दूंगी। निशा जी को मैं अनुरोध करूंगी कि आप सबको दिखाएं। इसलिए नहीं कि मुझे मेरा काम दिखाना है, इसलिए नहीं कि मेरे स्कूल का कुछ काम दिखाना है, मुझे इसलिए वो दिखाना है कि बच्चों के उंगलियों में, बच्चों के हाथों में, बच्चों के मस्तिष्क में वो सामर्थ्य होता है। वो सब स्थापत्य उनके मन में पहले होता है, बाद में वो चूज करते हैं विषय को। तो जो विषय को चूज करने के पहले उनके मन में जो मैनिफेस्टेशन है, वो मैनिफेस्टेशन को जमीन पर लाने का काम पहले से ही करना चाहिए। तब कहीं राम निर्माण होता है। राम की शिक्षा, जीवन और शिक्षा एक साथ चली विश्वामित्र नामक विद्यापीठ में, यूनिवर्सिटी में। इस यूनिवर्सिटी में विश्वामित्र उनको इतिहास पढ़ाते थे भूगोल के पृष्ठभूमि पर, हर एक जगह पर जाकर इसमें वो सब बातें कही हुई है, उसके संकेत हमने समझ लेने चाहिए। तो इसलिए बच्चा अगर हायर एजुकेशन में ये जो बहुविषयक वाली बात है, ये बहुविषयक बात की है। मैं जो जहां पर मुझे पल्लवी जी ने बताया कि मेरी आवाज नहीं आ रही, वो मुझे याद है कि मैं किस विषय पर थी तब। मैं जब छोटी थी तब से और बाद में भी मैंने फिजिक्स में एमएससी किया है, और लेकिन फिलॉसफी में मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, तो फिलॉसफी में मुझे एडिशनल बीए करना पड़ा, फिर एडिशनल एमए में अगर जब भी अवसर मिलेगा तो मैं करूंगी, ऐसा मेरे मन में है। तो अगर मुझे एक साथ ही ये दोनों सब्जेक्ट्स को लेके मैं चल सकती थी, लेकिन एक तो ह्यूमैनिटीज का है और एक तो साइंस का है। तो ये साइंस आर्ट्स
जो मैं अभी दुर्ग की किलों की बात की, तो किलों की बात जो है, अगर ये फोर्ट कंपटीशन मुझे लेनी है, आपको मैं बता दूं कि बच्चों ने जो अद्भुत किले बनाए थे, और उसको जब राइटअप मैंने उनको मांगा तो इतना अद्भुत था, तो उसको मैंने संकलित करके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आइडिया ऑफ भारत में भेजा, उसको सिलेक्ट हुआ, ये किया गया, और उनको दिल्ली में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के प्रांगण में उन्होंने एक फोर्ट बनाया और वहां पर उसका प्रेजेंटेशन भी किया। उसमें बहुत सी बातें थी, उस विषय में अभी बोलने के लिए मैं नहीं आई हूँ, लेकिन पहले की शिक्षा पद्धति में इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में लेना कि नहीं लेना इस विषय में मतलब चिंतन चल सकता था, इसमें हाँ ना ऐसा हो सकता था। तो मेरी ये स्पर्धा हमेशा एक इसमें रही कि होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये अगर मेरे प्रिंसिपल इसको अलाउ करते हैं तो होगी, अगर मेरा स्कूल या मेरा कॉलेज इसको अलाउ करता है तो होगी। लेकिन अभी करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर ऐसी बात कोई रही नहीं। क्लियरली लिखा हुआ है कि देयर इज नो एनीथिंग दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर, सब कुछ एजुकेशन में आएगा। अगर ये जो मैंने बात की, ये अगर एजुकेशन में आता है तो बड़ी स्वतंत्रता के साथ मैं इसको कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो मेरे अभी बच्चों को जो मैंने एजुकेट करना है उसका पार्ट हो गया। मेरे बच्चों को मैंने ऐसे साबुन दिए थे और उसके ऊपर उनको शिल्प बनाने के लिए बोला था, उसके भी अद्भुत शिल्प उन्होंने बनाए हैं। लेकिन फिर से ये भाग, ये जो है, ये मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर में जाता है, तो फिर वो लेना कि नहीं लेना, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये विषय फिर से संदेह का होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ह्यूमैनिटीज, साइंस, आर्ट्स, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये सब भेद नष्ट कर दिया। ये मैं होलिस्टिक बोल रही हूँ। मुझे इस विषय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरफ जब मैं देखती हूँ तो मुझे ये मदरली अप्रोच और ये होलिस्टिक अप्रोच बहुत पसंद आता है, क्योंकि शिक्षा का विचार टुकड़ों टुकड़ों में नहीं किया जा सकता। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मेरे लेखों में भी मैं लिखती हूँ कि शिक्षा का, ज्ञान का कोई विषय नहीं होता और ज्ञान की कोई भाषा नहीं होती। अगर ज्ञान का कोई विषय रहता तो फिजिसिस्ट ने बायोलॉजी के इन्वेंशंस किए, ऐसा नहीं होता। और बायोलॉजिस्ट जो होती है, बायोलॉजी के तत्वज्ञ, बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स, उन्होंने कभी फिजिक्स के इन्वेंशंस नहीं किए रहते। हमको जगदीश चंद्र बोस के विषय में पता है, फिजिसिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस, और उन्होंने प्लांट रिस्पॉन्स एक ग्रंथ लिखा है। तो ऐसा कोई होता नहीं है। तो फिर क्या होता है शिक्षा में, क्या होना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच किस प्रकार से होता है? तो मैं बात कर रही थी मुंडक उपनिषद की। मुंडक उपनिषद में शौनक अंगिरस को प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न ऐसा होता है कि भगवान क्या जान लेने से सब कुछ जाने जैसा होगा? एजुकेशन, शिक्षा को ये दृष्टि देने की अपेक्षा है शिक्षा से हमें। शिक्षा ने ये दृष्टि देनी चाहिए। शिक्षा के अपेक्षा उन्होंने कुछ सब्जेक्ट सिखाना है, ये नहीं है। सुभाष जी का शिक्षा नीति के विषय में भाषण पहले होने की वजह से मुझे भी थोड़ी स्वतंत्रता मिली है, जो अध्यापकों को इस शिक्षा नीति में मिली हुई है, कॉलेजेस को मिली हुई है, यूनिवर्सिटीज को मिली हुई है। क्योंकि स्वतंत्रता के बिना, स्वतंत्रता के बगैर शिक्षक काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं आज सुभाष जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनके कारण मुझे ये जो मेरे अनुभवों को बताते हुए शिक्षा नीति का अभिवेशन करने का अवसर मिला, उसके लिए सभी को धन्यवाद। और मुख्य धन्यवाद तो मैं ये भगवान को देती हूँ कि बीच में मुझे डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये जो है पूरी शिक्षा नीति में इस प्रकार से स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन स्वतंत्रता जब दी जाती है तो जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ती है। और मुझे पता है, मैं शिक्षकों, अध्यापकों के ट्रेनिंग में रिसोर्स पर्सन के रूप में काम किया है, और मैं अध्यापकों के ट्रेनिंग में ट्रेनी के रूप में भी सम्मिलित हुई है। तो इसलिए मुझे पता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि इसके लिए अपने को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी आवाज आ रही ना? बीच में एक फोन आया था, इसलिए आवाज आ रही? जी मैम, जी आ रही है। जी हाँ। तो जब ऐसा होता है और हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है, अभी प्रश्न शुरू हो गए। मेरा एक मुंबई में शिक्षकों के सामने इसी विषय पर भाषण था। तो फिर जब
हम पावर ऑफ लैंग्वेज की बात करी है इसमें शिक्षा नीति में, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की है। तो 6वीं से लेकर 8वीं तक ही इस लैंग्वेजेस जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस बच्चे पढ़े, तो इस और अपनी मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में पढ़े। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में आप लोगों को भी पता है, इवन कॉलेजेस में भी तो बात समझानी रहती है तो उनको हमेशा अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाने से होता नहीं है। उनका माध्यम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी होने के बाद भी हमको बाइलिंगुअल मेथड से जाना पड़ता है, बच्चों को उनकी भाषा में बताना पड़ता है, उन जो भाषा उनको क्योंकि समझना तो चाहिए ना। जब तक कि वो समझेगा नहीं तब तक की जो अंतःप्रेरणा है, अंदर का ज्ञान जो है, मैनिफेस्टेशन कैसा होगा। हमारे संत कुछ ऐसे इस प्रकार से औपचारिक शिक्षा लिए हुए नहीं थे। हम अलग अलग देशों से जो संत है, जिनके संत वांग में हम पढ़ते हैं, वो इस प्रकार से फॉर्मल एजुकेशन लिए हुए नहीं थे, लेकिन मैनिफेस्टेशन कैसा हुआ। जिन्होंने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा है, ऐसे लोगों के लिटरेचर पर कितने सारे पीएचडीज हुए हैं। शिक्षा नीति को अपेक्षा इस प्रकार के एजुकेशन से है। तो इसलिए और एक बात है, इसमें बहुत सारा अनुसंधान करने की आवश्यकता है। शिक्षा नीति उसकी भी बात करती है। टीचर्स एजुकेशन में एक इंटीग्रेटेड कोर्स दिया हुआ है, यानी बच्चा 12वीं में तय करेगा। हमेशा हम प्रश्न पूछते हैं कि यू आर टीचर बाय चॉइस और बाय चांस टीचर होना और बाय चॉइस टीचर होना, इसमें बहुत अंतर है। क्योंकि टीचिंग जो है, जैसे मैं हमेशा क्लास में जाने के बाद एक श्लोक बोलती हूँ जो आप सबको पता है, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो भारतीय परंपरा ये मानती है कि ऐसा कोई टीचर और ऐसा कोई लर्नर नहीं होता है। टीचर और लर्नर नहीं होता है, क्योंकि बच्चों से भी हम सीखते हैं और बच्चे सीखते हैं। ऐसे ये 2 वे प्रोसेस है। इसलिए सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, ऐसा हम बोलते हैं। इसलिए हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये जो एक दूसरे से सीखना है, इससे मैनिफेस्टेशन होता है। जो कॉलेज में प्रोफेसर है, प्राध्यापक है, उनमें ये जो हम मतलब जो छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक है, वो शिक्षक अगर अभी भी जागरूक है, देखो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे मेरे अनुभव बता रही हूँ कि जब मैं एमएससी कर रही थी, हमारे यहाँ डॉक्टर सप्रे करके थे, रीडर थे वो, और वो मुझे एक कुछ एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी मेरा विषय था, तो हमें एक एक्सरे फोटोग्राफ लेकर खड़े थे और वो मुझे एक एक लाइन समझा रहे थे। तो मुझे दिखा रहे थे, यहाँ पर देखो आया इसका फोटो। तो उन्होंने इतना समय मुझे दिया था, तो मैं बोली कि एक टीचर जैसे स्कूल में करता है ना सर, आपका वो टीचर अभी भी जागरूक है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। तो शिक्षकों को स्वतंत्रता दी है, तो जिम्मेदारी इस प्रकार से बड़ी है कि शिक्षकों को बाय चॉइस मैं शिक्षक हूँ। जैसे गीता में कर्मयोग है, कर्मयोग में उसके फल की आकांक्षा नहीं करनी है, लेकिन फल की आकांक्षा जब नहीं होती है तो कर्म हो सकता है कि कर्म उतना प्रभावी हम ना करें, लेकिन कर्म फल की आकांक्षा होते हुए कर्म हम जिस प्रकार से करते हैं, उसी लगाव के साथ कर्म करना, इसको कर्मयोग बोलते हैं। तो शिक्षकों से ऐसी अपेक्षा है कि शिक्षकों ने ये शिक्षा नीति, ये जो पूरी शिक्षा पद्धति है, वो अपने हाथ में लेनी चाहिए। क्योंकि मेरा बच्चा, मुझे पता है। एक टीचर्स ट्रेनिंग, एक शिक्षक आमदार के सामने एक बार मुझे बोलने का अवसर मिला, तो मैं बोली कि शिक्षा की गवर्नमेंट हमको पाठ्यक्रम भी देता है, अभ्यासक्रम भी देता है, और कैसा पढ़ाना वो भी बताते हैं। भाई कैसे पढ़ाना ये तो हमारे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मेरा छात्र गवर्नमेंट को पता नहीं, मेरा छात्र मुझे पता है। तो समाज पोषित शिक्षा नीति की और बढ़ने वाले कदम है ये, क्योंकि इस देश में शिक्षा ये राजा का या सत्ता का विषय कभी नहीं रहा। 12वीं के बाद ही बच्चा तय करेगा कि मुझे क्या शिक्षक बनना है। जैसे अगर किसी हम में से बहुत सारे लोग छोटे थे, तभी हमको लगता था कि मैंने शिक्षक बनना है, मैंने अध्यापक बनना है।
वैसे छात्र तय करेगा कि मुझे तो अध्यापक बनना है, तो फिर वो 12वीं के बाद ही अपनी शिक्षा जो है वो कहीं जैसे अब हम अभी आर्ट्स साइंस बोलते हैं, ऐसी शिक्षा लेते लेते वो किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, किस प्रकार से बच्चों का विकसन किया जाता है, वो भी शिक्षा लेगा। ऐसा एक 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो कोर्स भी इसमें दिया हुआ है। और महत्वपूर्ण बात जो सुभाष जी ने भी ली हुई थी कि 1 साल अगर उसका होता है तो 1 साल के बाद उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, 2 साल उसका स्नातक का होता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल के बाद उसको डिग्री मिलेगी। और बहुत महत्वपूर्ण बात कि हम सब के लिए एक आह्वान इसमें है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसको इम्प्लीमेंट तो करना है, क्योंकि ये सही माने से जो या सा विद्या या विमुक्ता की दिशा में कदम है। तो इसलिए शिक्षा बच्चों की ये जो मैनिफेस्टेशन हम बोलते हैं उस दिशा में एक कदम है, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है, ऐसे सुझाव अभी हमको देने हैं। अभी तक हम पढ़ते थे तो इसमें बहुविषयक नहीं था, पढ़ते हुए हमको वहां पर बताया जाता कि ये विषय ऐसे ऐसे लो। अभी उसमें बहुत सारा फ्रीडम दिया है, तो अध्यापकों को काम करना है। तो अध्यापक का मन लगेगा अपने को कि भाई मुझे अरे यार अभी बहुत इतना करना पड़ेगा, क्योंकि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ गुरु, हम राष्ट्र निर्माता है। हम शिक्षक यानी कर्मचारी नहीं है, हम राष्ट्र निर्माता है। हमें राष्ट्र कर्मचारी से राष्ट्र निर्माता बनाने का प्रयास शिक्षा नीति करती है। इसके लिए हमें भी अनुसंधान करना पड़ेगा। अनुसंधान पर शिक्षा नीति का बहुत ये है जोर है। इसके लिए एनआरएफ की स्थापना यहाँ पर की जाती है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में नवाचार की बात कही है, अनुसंधान की बात कही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात रिसर्च फॉर रिसर्जेंस, देश के पुनरुत्थान के लिए अनुसंधान। हम अनुसंधान करते हैं, अनुसंधान की बात हम जब भी कहते हैं तब हम पीएचडी की बात करते हैं, लेकिन अनुसंधान और पीएचडी का ही अनुसंधान ये पीएचडी के लिए होता है ऐसी बात नहीं है। अनुसंधान के लिए पीएचडी मिलती है। तो ये जो अनुसंधान है ये मूलभूत फंडामेंटल रिसर्च जो है, फंडामेंटल रिसर्च इस देश में हो, और वो फंडामेंटल रिसर्च देश को उन्नत करने के लिए हो, अतुल्य करने के लिए हो, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस हो। हर किसी के अनुसंधान के पीएचडी के इसमें भी लिखा जाए कि इसका समाज को क्या उपयोग होगा। पूर्वी पहले एक गुरुजी हुआ करते थे गांव में, और वो गुरुजी नाम का एक विद्यापीठ हुआ करता था। उस गांव के हर एक प्रश्न का उत्तर उस गुरुजी के पास होता था। अभी हमारे गांव में विद्यालय है, महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन तो भी गांव में प्रश्न है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव के प्रश्नों का उत्तर यूनिवर्सिटी के पास होना चाहिए, महाविद्यालय के पास होना चाहिए। हमारे महाविद्यालय में जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, हमारे नगर के, गांव के, शहर की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का उत्तर हमारे इस विद्यापीठ में, हमारे इस इंस्टीट्यूशंस में देना चाहिए। इसको ये नवाचार में सम्मिलित होगा। और इस नवाचार जो है, ये जो अनुसंधान है, ये अनुसंधान एक स्वभाव होता है, एक प्रकृति होती है, और इस स्वभाव का डेवलपमेंट पहले से हो, इसलिए बच्चों को उनके सेकेंडरी एजुकेशन से, मिडिल स्कूल एजुकेशन से ही इस प्रकार से ट्रेन किया जाएगा, इस प्रकार से इनकी प्रकृति बनाई जाएगी, उसकी प्रकृति में ये सम्मिलित हो, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। और ये सब प्रयास केवल शिक्षकों के आधार पर है। शिक्षक इसका केंद्र है। शिक्षकों ने नीति समझ लेना है, और शिक्षकों ने उसके लिए खुद को तैयार करना है, अध्यापकों ने तैयार करना है, प्रोफेसर्स अध्यापकों ने तैयार करना है। इसके लिए भारत माता आप सबको प्रेरणा दे, ऐसी प्रार्थना भारत माता के चरणों पर कर मेरे वाणी को विराम देती हूँ, और बीच में जो कुछ गड़बड़ हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्द दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद माननीय अरुंधति काभरकर जी। आपने शिक्षा पद्धति का बहुत ही वाग्मिता से वर्णन किया है। आपने प्राचीन ग्रंथों और उपनिषदों के संदर्भ से विद्या ग्रहण करने की नीति का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है, जहाँ शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। कर्मयोग को गांठ बांधते हुए स्वतंत्रता का नियंत्रित उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारा विकास अंतर्मुखी है।
अतुल्य भारत का निर्माण अनुसंधान पर निर्भर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अरुंधति जी। मैं सभी उपस्थित लोगों से ये कहती हूँ कि चैट बॉक्स में आपको अटेंडेंस लिंक दिया गया है, उसको आप कृपया भर दीजिए। हमारे बीच वरिष्ठ प्रोफेसर संजय कौशिक जी भी हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी हमारे श्रोताओं को संबोधित करें। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज सुन रही है? जी। थैंक यू। अभी हम सबने जिनको सुना, मुख्य वक्ता के तौर पर माननीय अरुंधति कावड़कर जी, डॉक्टर सुभाष शर्मा जी जो हमारे छोटे भाई और पंजाब यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बॉडी सेनेट के मेंबर भी हैं, दयानिधि जी जो भारतीय शिक्षण मंडल पंजाब व चंडीगढ़ के अंदर जिसके विस्तार के लिए पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, गुरदीप शर्मा जी जो हमारी यूनिवर्सिटी के सेनेट के मेंबर और बड़े भाई के नाते यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज निशा भार्गवा जी, जिनकी मोटिवेशन से मैं जानता हूँ आज की ये वेबिनार चल रही है, और एनएसएस यूनिट व उन्नत भारत अभियान सेल जिसमें डॉक्टर गुंजन कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम कर रही हैं उन्नत भारत अभियान सेल की, और डॉक्टर पूर्णिमा भंडारी जी जो एनएसएस यूनिट को देख रही हैं, और पल्लवी रानी जी, वो इस कॉलेज के टीचर्स, स्टूडेंट्स और जितने भी लोग हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि अरुंधति जी और सुभाष जी को सुनने के बाद कोई बहुत कुछ रह नहीं जाता जो कहा जाए, लेकिन जितना कुछ कहा गया उसकी इंटेंसिटी और कितनी इम्पोर्टेंट शिक्षा नीति में किस तरह से विचार और विमर्श किया गया, कितनी मेहनत इसके अंदर लगी, वो इस चीज से पता चलती है कि देखिए 5.5 साल लगे इस शिक्षा नीति को बनाने, संवारने और अल्टीमेटली इसको हमारे सामने लाने के लिए 66 मंथ्स एग्जैक्टली हर स्टेक होल्डर से सजेशन मांगे गए, और टोटल 1,79,000 सजेशंस, 1,79,000 सजेशंस अलग अलग स्टेक होल्डर से गवर्नमेंट के पास पहुंचे। और आप जानते हैं जब ये 1,79,000 सजेशंस गवर्नमेंट के पास पहुंचे और जब उनके प्रिंटेड कागज निकाले गए तो 70,625 कागज, 70,625 कागज तो केवल सजेशंस के निकले। तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी के साथ, कितने विचार विमर्श के साथ इस शिक्षा नीति को हमारे सम्मुख लाया गया है। और जिसकी बात अभी अरुंधति बहन जी ने भी की, सुभाष जी ने भी की, होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, वो स्पिरिचुअल है, वो फिजिकल है, वो नॉलेज बेस्ड डेवलपमेंट है। वो हर तरह से शिक्षा नीति जब पूरी तरह लागू हो जाएगी, हम लोग जानते हैं 2030 तक जब अलग अलग जो पहलू हैं इसके लागू हो जाएंगे, और 2030 में जब इसका दोबारा से मूल्यांकन होगा, और ऐसा है कि 2030 से 40 के बीच में एग्जैक्टली 100% चीजें चल पड़ेंगी। तो हमें ऐसी आशा है कि जो मुझे याद है कि जब गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, जिसमें विभिन्न कैबिनेट के मंत्री और तमाम बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने एक चीज कही थी कि शिक्षा नीति का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि अतीत से आधुनिक और मनुष्य से मानव बनाना। तो मुझे लग रहा है ये शिक्षा नीति जो अतीत से आधुनिक और मनुष्य से मानव बनाने वाला जो कार्य है वो बखूबी करेगी। और क्योंकि हम लोग हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से जुड़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत सारे जो बुनियादी बदलाव हैं वो लाए जा रहे हैं। और
जिसकी शायद जरूरत बहुत पहले से थी, उसको आज की डेट के अंदर क्रियान्वित किया जा रहा है कि जिस डोमेन में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अपने आप को सक्षम और बहुत अच्छा समझती हैं या मानती हैं, उस डोमेन के अंदर आगे बढ़ें। जैसे रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज एंड टीचिंग यूनिवर्सिटीज मीन्स एंड ओब्लिक और करके अगर हम लोग बात करें, और ऑटोनमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस के बारे में भी, या जितनी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो यूनिवर्सिटीज हैं या बड़े कॉलेजेस हैं, और एम क्या है कि इंस्टीट्यूशन को बड़े रूप में रखा जाए। मतलब लिखा है उसके अंदर कि 3000 या उससे अधिक स्टूडेंट्स कोशिश करने चाहिए कि एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर होने चाहिए। और मैम तो प्रिंसिपल मैम सामने बैठे हुए हैं, मुझे पता नहीं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को कभी कभी ये भी लगता है कि शायद यूनिवर्सिटी एज ए कंट्रोलिंग एजेंसी है शायद, और इंटरफेरेंस कॉलेजेस में शायद बहुत ज्यादा होती है। तो उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए जो नई शिक्षा नीति है, इन्होंने बहुत क्लियरली एक चीज कही कि आने वाले 5 साल के अंदर यानी 2025 तक कोई भी कॉलेज जो या कोई भी यूनिवर्सिटी रादर, कोई भी यूनिवर्सिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जो उसके साथ एफिलिएटेड होंगे वो 300 से अधिक नहीं होने चाहिए। 5 साल की बात है। लेकिन अब से लेके यानी 2020 से 2035 15 साल के अंदर ये जो एफिलिएशन वाला सिस्टम है इसको फेज आउट कर दिया जाएगा, और एक्रीडिटेशन जिसकी हम लोग बात करते हैं वो सिक्योर हो जाए कॉलेज की यूनिवर्सिटी के साथ। और कॉलेजेस जो हैं बेसिकली ऑटोनमस कॉलेजेस, जिसको ऑटोनमस डिग्री ग्रांटेड कॉलेजेस के अंदर कन्वर्ट किए जाएंगे, और कॉलेजेस को हर तरह से ऑटोनमी हो, फाइनेंशियल है, चाहे एकेडमिक है, चाहे सिलेबस बनाने के लिए है, उस तरह की ऑटोनमी मिल पाएगी। प्रिंसिपल मैम ने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि काफी सारांश भी रखे जी, पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पाती थी, जिस तरह का सुभाष जी ने भी कहा और अंजति बहन जी ने भी कहा कि जिस तरह का मानव या स्टूडेंट हमें तैयार करना चाहिए था या करना चाहिए, वो इस शिक्षा नीति से हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि हम लोग वो उस तरह का स्टूडेंट तैयार कर पाएंगे, उस तरह का मानव तैयार कर पाएंगे, उस तरह से हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह के लोग चाहिए, जिस तरह का स्टूडेंट चाहिए, उसको उस तरह से विकास कर पाएंगे। इस शिक्षा नीति में ऐसे सारे प्रावधान हैं। बहुत बहुत बधाई है इस कॉलेज को और हर शख्स से जो इस वेबिनार से जुड़ा हुआ है। इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए जिसकी मेहनत लगी उस सबको बहुत बहुत बधाई। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको स्पेशली एक एडवाइस और रादर टीचर्स को भी कि एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मैम बैठे हुए हैं, कि ये शिक्षा नीति अल्टीमेटली ठीक से रिजल्ट्स कब दे पाएगी, जब हम सब स्टेक होल्डर्स, चाहे वो प्रिंसिपल्स हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग हैं, जब जिस उद्देश्य को लेकर ये शिक्षा नीति बनाई गई है उसको एक्चुअल में धरातल के ऊपर उतारने वाला काम हमारे जिम्मे है। तो हम लोग जब उस अपनी जिम्मेवारी पूरी कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ, मैं अभी अरुंधति ने एंड में कहा कि वो रिसर्च फॉर सर्जन्स, वो जो हायर एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लग रहा है जब वो एक चीज इसमें एंटर कर जाएगी तो शायद आने वाले समय में जिस तरह की चीजें हमें चाहिए हम लोग वो ले पाएंगे इस शिक्षा नीति के थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए, और भी धन्यवाद कि मुझसे पहले अरुंधति जी और सुभाष जी को सुनने का मौका मिला, प्रिंसिपल मैम को सुनने का मिला मौका, और गुरदीप जी बैठे हुए हैं, दयानिधि जी साथ है, और सब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजय कौशिक जी। आपने माननीय अरुंधति जी और डॉक्टर सुभाष शर्मा जी के व्याख्यान का समर्थन करते हुए होलिस्टिक एजुकेशन पर प्रकाश बहुत सुंदर डाला है। नई शिक्षा नीति ऐसी पद्धति जो अतीत से आधुनिक की ओर लेकर जाएगी और मनुष्य से मानव बनाएगी। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर सुभाष शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे समापन टिप्पणी के लिए आए। डॉक्टर सुभाष शर्मा जी।
वंदिता जी, मुझे लग रहा है सुभाष जी व्यस्त थे, शायद चले गए हैं। अच्छा, तो आप पूछिए, और किसी से कोई अतिथि अगर बोलना चाहते हैं तो आप उन्हें अवसर दे सकती हैं अभी। और कोई उपस्थित अतिथि कोई योगदान देना चाहते हो तो आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो फिर आप अपना धन्यवाद भाषण देकर समाप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। जी मैम, धन्यवाद से पहले मैं सभी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि कृपया अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम एक चित्र ले सकें। आदरणीय अरुंधति जी, डॉक्टर सुभाष शर्मा जी तो हमारे मध्य नहीं है, श्री दयानिधि जी, प्रोफेसर संजय कौशिक जी, प्रोफेसर गुरदीप शर्मा जी, डॉक्टर निशा भार्गवा जी, कृपया कैमरा ऑन कर लीजिए। और भी अध्यापक गण जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो भी कृपया अपना कैमरा ऑन करें। सभी अध्यापक गण भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। विद्यार्थी भी जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो भी अपना कैमरा ऑन करिए। सभी विद्यार्थी भी कैमरा ऑन कर लीजिए एक सामूहिक छवि के लिए। अभी सभी ने कैमरा ऑन नहीं किया, कृपया ऑन कर लीजिए। अब हमें एक छवि केवल अतिथियों के साथ चाहिए। केवल अतिथि गण के साथ एक छवि लेनी है। बाकी सभी से निवेदन है कि अपना कैमरा बंद कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के समापन की ओर गतिशील होते हुए मैं हमारी प्रधानाचार्य डॉक्टर निशा भार्गवा जी की ओर से वशिष्ठ मुख्य वक्ता माननीय अरुंधति काबरकर जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे बीच आने का प्रस्ताव स्वीकार किया। डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, श्री दयानिधि जी, प्रोफेसर संजय कौशिक जी, प्रोफेसर गुरदीप शर्मा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस वेबिनार में सम्मिलित होने के लिए। कॉलेज की प्रबंधक टीम में शामिल एनएसएस, उन्नत भारत अभियान, कंप्यूटर डिपार्टमेंट के सदस्यों का भी धन्यवाद। टेक्निकल स्टाफ के योगदान के हम आभारी हैं। सभी उपस्थित शिक्षकगण को धन्यवाद। अंतिम धन्यवाद हमारी छात्राओं का, जिन्होंने सचेत मन से उत्साहित होकर इस वेबिनार में भाग लिया। धन्यवाद।